आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑप्टिक्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें। रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशनों को समझेंगे और फिर इसके बाद हम आपको इससे रिलेटेड फॉर्मूले ड्राइव करा के न्यूमेरिकल कराएंगे। जैसे ये कोई स्फीयर है, स्फीयर का अगर आप बाहर वाला हिस्सा पेंट कर देंगे तो बनेगा कॉनकेव मिरर, और अंदर वाला हिस्सा पेंट कर देंगे तो बनेगा कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। इनको स्फेरिकल मिरर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्फीयर के पार्ट होते हैं। तो अब इस स्फीयर का कुछ सेंटर भी होगा, तो उसको कहा जाता है, सी को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो यहाँ पर ये लाई है, ये पोल है। पोल से लेके सेंटर ऑफ दूरी तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं। तो याद करने का एक और तरीका भी है कि जो उभरा हुआ होता है, मेरा उभरा हुआ, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स। और ये जो गड्ढे वाला होता है यानी गुफा जैसा होता है, इसे कहते हैं कॉनकेव। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मिरर कॉन्वेक्स होता है, कौन सा मिरर कॉनकेव होता है। एक और तरीका भी है, बिना टच करे मिरर में देख सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा मिरर है। जैसे आप उसमें अपनी शक्ल देखें और शक्ल इक्वल साइज की दिखाई दे तो वो प्लेन मिरर है, छोटे साइज की दिखाई दे तो वो कॉन्वेक्स मिरर है, बड़े साइज की दिखाई दे तो वो कॉनकेव मिरर है। बिना सरफेस को टच करे भी हम बता सकते हैं कि मिरर कौन सा है। अब देखिए, अब हम कुछ रे डायग्राम बनाना सीखेंगे मिरर से रिलेटेड। रे डायग्राम बनाना सीखेंगे बेटा मिरर से रिलेटेड। तो पहले कॉनकेव मिरर के देख लेते हैं। तो कुछ रे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आपको वो सीखनी पड़ेगी। जो रे पैरेलल जाती है वो फोकस से जाती है, और ये जितना भी चीजें बता रहा हूं ये पैरेक्सियल रे के लिए बता रहा हूं। पैरेक्सियल, पैरेक्सियल मतलब होता है एक्सिस के पास, मतलब ये ज्यादा दूर नहीं है, ये मिरर के बहुत पास, मतलब पोल के पास टकराई है, ज्यादा दूर नहीं है। दूर हो जाती तो उसे मार्जिनल रे कहते हैं। मार्जिनल रे के लिए रे ऑप्टिक्स के फॉर्मूले बदल जाएंगे। तो जो रे पैरेलल जाती है वो फोकस से निकलती है। दूसरा केस आप याद कर सकते हैं, जो रे फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। जो रे फोकस से जाएगी बेटा वो पैरेलल हो जाएगी। तो एक ये याद कर सकते हैं आप, रे डायग्राम बनाने में हेल्प मिलेगी आपको। तीसरा जो रे है, तीसरी जो रे है ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मैंने बताया था सेंटर होता है इसका। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाती है वो वापस लौट आती है। अब बताओ बेटा ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली में स्फीयर को स्फीयर से सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगी यानी नॉर्मल होगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 हो गया। इसीलिए I इज टू आर यहाँ पर भी लगता है, प्लेन मिरर में भी लगता है, कर्व मिरर में भी लगता है। तो I इज टू आर के हिसाब से देखें तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया, क्योंकि ये नॉर्मल के संग है।
तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, जिस रास्ते गई है उसी रास्ते लौट आएगी। अब देखिए, जैसे एक ये भी याद कर सकते हैं, वैसे ये डायग्राम बनाते हुए कम यूज होता है लेकिन किसी किसी में यूज हो जाता है। जैसे जो रे पोल पे जाएगी वो रे ऐसे ही लौट आएगी आर पर, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर को सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पर भी प्लेन मिरर के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगता है, जैसे प्लेन मिरर में लगता था ना एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ऐसे ही कर्व मिरर में भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर लगता है। अब देखिए एक और डायग्राम देख लेते हैं। जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में कैसे देखेंगे, जो रे पैरेलल जाएगी वो ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रही है, ऐसा लगेगा, जाएगी नहीं, ऐसा लगेगा, ये वर्चुअल फोकस है, ऐसा लगेगा कि फोकस से जाएगी। और इसी तरीके से अगर कोई रे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो वो लौट के आ जाएगी वापस। मैंने आपको बताया ना, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास करती है वो नॉर्मल होती है, और नॉर्मल के अलोंग अगर रे आएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाएगा। रे ऑप्टिक्स में रे डायग्राम बनाने के लिए ये आपको केसेस पता होने चाहिए, तब आप रे डायग्राम बना सकते हैं। अब हम देखते हैं बेटा रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होती है, इसे निकालते हैं। जैसे ये कोई आपका कॉनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जो रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से निकलेगी, जो रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से निकलेगी। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को हम फोकल लेंथ कहेंगे, और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी जो रे, वो नॉर्मल होगी, तो ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल। तो हमने पढ़ा है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों को मैंने आई लिख दिया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों को मैंने आई लिख दिया है। अब ये आई है, ये पैरेलल रे है, तो ये भी आई होगी। मान लो ये O है ऑप्टिकल सेंटर, या इसे मान लेते हैं P, ये P है, ये M है। अब देखो M इज क्लोज टू P, M जो है P के बहुत पास है। M जब P के बहुत पास होगा तो FM और FP इक्वल हो जाएंगे। FM विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू FP। ये जितने भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और रे ऑप्टिक्स में, वो पैरेक्सियल रेस के लिए करते हैं। पैरेक्सियल रेस का मतलब होता है जो एक्सिस के पास है, तो ये रे इस एक्सिस के पास है, मतलब M पॉइंट P के बहुत पास है, तो FM कैन बी रिलेटेड इक्वल टू FP। तो FM इज इक्वल टू FP मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है तो मान लेते हैं इक्वल। FM इज इक्वल टू FP। पॉइंट P पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब FM और FC इक्वल है,
क्योंकि एंगल इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। तो एफ एम इज इक्वल टू एफ सी। तो फाइनल रिजल्ट ये निकल रहा है एफ एम इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू एफ पी। अब देखिए एफ पी किसके बराबर है, एफ के बराबर, तो इक्वल टू एफ। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारा एफ पी प्लस एफ सी। रेडियस ऑफ कर्वेचर है एफ पी प्लस एफ सी, और एफ पी हमारा एफ के बराबर है और एफ सी भी एफ के बराबर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लिख सकते हैं एफ प्लस एफ। तो फाइनली रिजल्ट जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2f इज इक्वल टू आर, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। यानी फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। तो प्लेन मिरर में फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है और मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। सपोज आप इसको पानी में डाल दें मिरर को, तब पानी में भी उतनी ही फोकल लेंथ रहेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ। लेंस को पानी में डालते हैं तो उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है, लेकिन मिरर को पानी में डालने के बाद उसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होती है। अब आती है बात पावर ऑफ मिरर। तो पावर ऑफ मिरर होता है -1/f। पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ मिरर होता है -1/f अगर f मीटर में है तो, और अगर सेंटीमीटर में है तो 100/f लिखते हैं अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है। ध्यान रखें, अभी वैसे सिखाऊंगा फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव ली जाएगी। क्यों ली जाएगी बताऊंगा अभी। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय नेगेटिव ली जाएगी। तो ये मैं साइन कन्वेंशन अभी आपको सिखाऊंगा कि साइन कन्वेंशन कैसे देखते हैं। अब बेटा आज देखते हैं कुछ रे डायग्राम। आज बेटा देखते हैं कुछ रे डायग्राम जो तुम्हारी ऑप्टिक्स में काम आएंगे। सबसे पहले देखेंगे कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम। तो मिरर जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में अलग अलग केसेस देखते हैं कि इमेज कहाँ बनती है, कैसी बनती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है इमेज की। तो इसके लिए आप इसे क्या करिए, डिवाइड कर लीजिए, कॉलम में डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहला केस देखते हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ये ऑब्जेक्ट है, कहाँ पर है, ये रे डायग्राम है। रे डायग्राम यहाँ बनाएंगे और यहाँ कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, कैसी कैरेक्टरिस्टिक है इमेज की, कैरेक्टरिस्टिक। तो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। ये कॉनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट तुम्हारा इन्फिनिटी पे। जो रे पैरेलल आएगी फोकस पे जाएगी, जो रे पैरेलल आएगी फोकस पे जाएगी, इमेज यहाँ बन जाएगी। अब अगर आप ऐसा याद रखेंगे तो आसान रहेगा। जो मिरर के पास होगा वो छोटा होगा और जो मिरर से दूर होगा वो बड़ा होगा। तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा और इमेज बहुत छोटी होगी। तो इमेज की प्रॉपर्टी कैसी है, पहली बात तो इमेज रियल है। रियल क्यों है, क्योंकि रे यहाँ पर एक्चुअली मीट कर रही हैं। जब रे यहाँ पर मीट करेंगी तो रियल इमेज बनेगी। और क्या खास बात है इसकी, डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड मतलब होता है बहुत छोटी है। तीसरा है इन्वर्टेड इमेज बनेगी, अभी आपको पता लग जाएगा इन्वर्टेड क्यों बताया है। और चौथा इमेज जो होगी एट फोकस होगी।
फोकस पे बन रही होगी ये इमेज। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज जो है वो फोकस पे बनती है। दूसरा केस लिखते हैं। दूसरा केस, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रखा ऑब्जेक्ट। रे डायग्राम बनाते समय अगर एक बात दिमाग में रखेंगे तो कभी रे डायग्राम गलत होगा ही नहीं आपका। वो बात क्या है जो आपको याद रखनी है रे डायग्राम बनाते समय। सपोज आपने फोकस यहाँ मार्क किया है तो इसकी डबल दूरी पर रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क करिए, डबल दूरी पर। कभी गलत होगा ही नहीं, आपका रे डायग्राम अपने आप ही सही बन जाएगा। तो हमने पढ़ा है ये ऑब्जेक्ट रखा है सी के बाद, जो रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से निकलेगी, जो रे फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। तो इमेज जो है यहाँ मिलेगी, बनेगी। अब इमेज पास है या ऑब्जेक्ट पास है? इमेज पास है तो इमेज छोटी बनेगी। तो पहली बात तो रे मिल रही है तो इमेज रियल बन रही है, रियल बनेगी। दूसरा, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी। एफ एंड सी का मतलब है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। तीसरा, ये जो इमेज है, जो रे ऊपर से गई थी अब ये नीचे मिल रही है तो इमेज इन्वर्टेड हो गई, इमेज इन्वर्टेड हो गई, इमेज इन्वर्टेड होगी। और चौथा, स्मॉल होगी। डिमिनिश नहीं कहेंगे, अब स्मॉल कहेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटी होगी इमेज, तो इमेज होगी स्मॉल। तीसरा लिख लेते हैं एट सी। एट सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा है। अब देखिए रे डायग्राम देखिए, बड़ा सिंपल है। अगर मेरी एक ही बात याद रखेंगे आप, जब भी आप रे डायग्राम बनाएं मिरर का कोई भी, तो ये फोकस है, तो फोकस से डबल दूरी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना है, अपने आप सही बनेगी। तो जो रे ये ऑब्जेक्ट रखा है, जो रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से निकलेगी और जो रे फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। तो इमेज यहीं बन जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे। अब ना ऑब्जेक्ट दूर है ना इमेज दूर है, दोनों एक ही जगह पे है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज की बनेगी। तो कहाँ बन रही है? एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा, रियल बन रही है। तीसरा, इन्वर्टेड बन रही है। और चौथा, सेम साइज की बनेगी, सेम साइज की बनेगी। ये है आपकी इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। ये मैंने 3 केस बताए हैं इमेज बाय कॉनकेव मिरर के। अब मैं आपको 3 केस और हैं वो बताऊंगा, 3 केस और हैं वो बता देता हूं आपको। तीन केस और हैं वो बताता हूं मैं आपको। अब देखिए आगे के 3 केस देखिए। अब है केस बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। जैसे ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है और ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ रखा है ऑब्जेक्ट। तो जो रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से निकलेगी, जो रे फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। तो इमेज यहाँ बन रही है। अब कौन दूर चला गया? दूर चली गई इमेज, तो इमेज बड़ी हो जाएगी। अब तो एक पहला केस रियल बनेगी, दूसरी बात इन्वर्टेड बनेगी, तीसरी बात बियॉन्ड सी बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बनेगी, और चौथी बात लार्ज बनेगी। अब की बार इमेज जो होगी बड़ी होगी, क्योंकि मैंने बताया था जो मिरर से दूर होगा वो बड़ा होगा। इस केस में मिरर से दूर है इमेज, तो इमेज अगर मिरर से दूर है तो इमेज बड़ी बनेगी। अब आता है एट फोकस। एट फोकस रखा है ऑब्जेक्ट, तो फोकस पे रखा हुआ है तो क्या होगा? ध्यान रखें जितनी दूर फोकस बनाए उसके डबल दूरी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाए, कभी गलत नहीं होगा। यहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, जो रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से निकलाएगी और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो ऐसी लौट आएगी।
तो ये जो है ये रे पैरेलल निकल जाएंगी और इमेज जो बनेगी अब की बार इन्फिनिटी पे बनेगी। तो कहेंगे तो अभी भी रियल बन रही है, दूसरा इन्वर्टेड बन रही है, तीसरा एट इन्फिनिटी बन रही है, दूर बन रही है बहुत। और क्योंकि इमेज बहुत दूर है तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड कह सकते हैं, लार्ज कह सकते हैं, लार्ज इमेज बनेगी इस केस में भी। एक ही केस डिफरेंट है इसके अंदर कॉनकेव मिरर में, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन फोकस एंड पोल। बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच में है। जैसे ये कर्व्ड मिरर है, यानी कि ये कॉनकेव मिरर है, और आपने ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ रख दिया, फोकस और पोल के बीच में रख दिया। तो जो रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से निकलेगी, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो लौट आएगी। ऐसा लगेगा कि यहाँ मिल रही है। तो इस बार इमेज ऐसी बनेगी, इट विल बी बिहाइंड मिरर। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बनेगी, बिहाइंड मिरर। दूसरी प्रॉपर्टी है लार्ज बनेगी, बड़ी इमेज बनती है। तीसरी प्रॉपर्टी है इरेक्ट इमेज बनती है, इन्वर्टेड नहीं बनेगी, इरेक्ट बनेगी। और चौथी प्रॉपर्टी है बड़ी इंपॉर्टेंट, वर्चुअल इमेज बन रही है। और सब केसेस में रियल इमेज बनी थी, केवल यही ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है। कॉनकेव मिरर को इसीलिए शेविंग मिरर की तरह यूज करा जाता है। तो जब हम कॉनकेव मिरर को अपने पास रखते हैं, अपने फेस के पास रखते हैं, तो वो बड़ी इमेज बनाता है और इरेक्ट इमेज बनाता है, तो हमें बड़ा बड़ा दिखाई देता है, तो हम आसानी से शेविंग कर लेते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी कॉनकेव मिरर की। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के कितने केसेस हैं। कॉन्वेक्स मिरर के इतने सारे केसेस नहीं हैं, कॉन्वेक्स मिरर के केवल 2 ही केस हैं। तो वो दोनों केस और बता देता हूँ, सारे ये डायग्राम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। घर पे प्रैक्टिस करें, बस मेरी एक ही बात याद रखें। वो बात याद क्या रखनी है आपको कि जितनी दूर फोकस लें उसकी डबल दूरी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर लें। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर देख रहे हैं आप, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। जो रे पैरेलल जाएगी वो ऐसा लगेगा फोकस से जा रही है, लगेगा मतलब यहाँ लगेगा हमें ऐसे, इसका फोकस यहाँ होगा तो ये फोकस पे इमेज बनेगी। तो पहली तो यही बात है, इसमें हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनती है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है और बिहाइंड मिरर बनेगी, बिहाइंड मिरर बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। और इस केस में इमेज बहुत छोटे साइज की बनेगी, या डिमिनिश्ड कह सकते हैं, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। ये कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज जो है फोकस पे बनेगी। अब बाकी कहीं और भी रखा हो, एनीवेयर, कहीं भी रखा हो, एनीवेयर, एनीवेयर कहीं भी रखा हो, जैसे यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट, जो रे पैरेलल जाएगी ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा फोकस से जा रही है। अब देखिए जो रे पैरेलल जाएगी वो इधर मुड़ जाएगी, ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रही है। और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो ऐसे ही लौट आएगी। तो इमेज यहाँ बनेगी पोल और फोकस के बीच में। तो क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी? पहली, इमेज जो है वो इरेक्ट बनेगी,
दूसरा, इमेज जो है वर्चुअल बनेगी, यानी कि मिरर के पीछे बनेगी। तीसरा, इमेज जो है बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगी। और चौथा पॉइंट जो है, इमेज जो है स्मॉल बनेगी। तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा स्मॉल बनती है। आप बिना मिरर को टच करे ये पता लगा सकते हैं कौन सा मिरर है। अब हमने रे डायग्राम बनाना सीखा है, जैसे हमने मिरर को अपने सामने रख लिया, अगर हमारी इमेज सेम साइज की बनती है तो मिरर है प्लेन, अगर बड़ी बनती है तो कॉनकेव मिरर, और अगर छोटी बनती है तो कॉन्वेक्स मिरर। बेटा आप देखते हैं मिरर फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन। तो मिरर फॉर्मूला एंड साइन कन्वेंशन भी सिखा देंगे और मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन भी करा देंगे। मिरर फॉर्मूला एंड साइन कन्वेंशन। अब देखिए मिरर फॉर्मूला क्या होता है और कैसे ड्राइव करते हैं। जैसे एक मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और यहाँ रखा है ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो जो रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से निकलेगी, और जो रे फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। तो इमेज यहाँ बन जाएगी ए डैश बी डैश इमेज हो गई, और ये फोकस हो गया, और ये हो गया पोल, ये हो गया एम, इसे बोल देते हैं एम। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की दूरी जो होती है मिरर से उसे कहते हैं यू, और जो इमेज की दूरी होती है उसे कहते हैं वी। ऑब्जेक्ट की दूरी यू है, इमेज की दूरी वी है, और फोकल लेंथ जो है वो एफ है। तो हमें मिरर फार्मूला निकालना है। मिरर फार्मूला निकालने का मतलब है वी, यू और एफ के बीच में रिलेशन निकालनी है। तो इसमें हम साइन कन्वेंशन भी सीखेंगे और इसमें हम मिरर फार्मूला भी ड्राइव करेंगे। तो अगर ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल 90 है, इसको 90 अप्रोक्स कर सकते हैं। ये वाला एंगल इसके बराबर है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो ट्राइंगल ए बी एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन एफ, या एन पी एफ कह लो, कुछ भी कह लो, एन पी एफ। तो हमें सिमिलर ट्राइंगल की थ्योरम लगाएंगे। दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। तो हमारा रिजल्ट आएगा ए बी अपॉन एन पी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन पी एफ, बी एफ अपॉन पी एफ। तो ये एक रिजल्ट आ गया, और हम जानते हैं जितना एन पी है उतना ए डैश बी डैश है। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी एफ अपॉन पी एफ। ऐसे ही ये दो ट्राइंगल सिमिलर है। ट्राइंगल एम पी एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ। तो इसमें भी हम सिमिलैरिटी थ्योरम लगाते हैं। तो एम पी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू
पी एफ अपॉन बी डैश एफ, पर हम जानते हैं पहले से ही एन पी और ए बी बराबर है, तो रिजल्ट आ गया ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ अपॉन बी डैश एफ। अब ये भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है और ये भी ए बी अपॉन बी डैश बी डैश है, तो इसको हम इक्वेट कर देते हैं। बी एफ अपॉन पी एफ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन बी डैश एफ। अब देखते हैं साइन कन्वेंशन कैसे रखने होते हैं और साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है। जो भी डिस्टेंस मेजर करा जाएगा वो पोल से मेजर करेगा, यानी पोल से चलना होगा। डिस्टेंस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ अ मिरर। दूसरा, डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ लाइट आर कंसिडर्ड पॉजिटिव। लाइट के डायरेक्शन में चले गए डिस्टेंस पॉजिटिव होगा और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में चले गए डिस्टेंस नेगेटिव होगा। तीसरा, डिस्टेंस अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज कंसिडर्ड पॉजिटिव एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज कंसिडर्ड नेगेटिव। अब हम देखते हैं इन साइन कन्वेंशन को इसमें लगाते हैं। जैसे हमें डिस्टेंस बी एफ मेजर करना है, पर बी एफ डिस्टेंस कितना होगा? बी एफ डिस्टेंस है यू माइनस एफ। कितना डिस्टेंस है? यू माइनस एफ। ये पूरा यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक एफ है, तो ये हो गया यू माइनस एफ। लेकिन हम पोल से चलेंगे, पोल से चलेंगे तो ये जो डिस्टेंस हम चले हैं इट इज अपोजिट टू लाइट। ये डायरेक्शन ऑफ लाइट है, ये डायरेक्शन ऑफ लाइट है और हम लाइट के अपोजिट चल रहे हैं, तो ये माइनस होगा, माइनस यू माइनस एफ। पी एफ फोकल लेंथ है, तो ये भी हम लाइट के अपोजिट चल रहे हैं। चलना हमेशा पोल से है, तो लाइट के अपोजिट चल रहे हैं, तो ये भी माइनस एफ होगा और ये भी आपका माइनस एफ है पी एफ। अच्छा, बी डैश एफ है वी माइनस एफ और लाइट के अपोजिट चल रहे हैं, तो ये भी नेगेटिव हो गया, माइनस के वी माइनस एफ। इसमें सारे नेगेटिव हैं, जरूरी नहीं है कि सब केसेस में सब नेगेटिव ही आए। अब देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, u माइनस एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू एफ अपॉन वी माइनस एफ। तो यू वी माइनस यू एफ माइनस एफ वी प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, ये आ रहा है। तो एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया, यू वी इज इक्वल टू यू एफ प्लस वी एफ। तीनों दोनों तरफ यू वी एफ से डिवाइड कर देते हैं, यू वी एफ और ये यू एफ डिवाइड बाई यू वी एफ, ये भी यू वी एफ से डिवाइड कर देते हैं, एफ वी डिवाइड बाई यू वी एफ। दोनों तरफ मैंने यू वी एफ से डिवाइड कर दिया। अब यू वी कैंसिल हो गया, इधर आ गया 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला 1 अपॉन एफ प्लस इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। दिस फार्मूला इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला होता है वी यू और एफ के बीच में रिलेशन। तो 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। इस तरीके से हम इस फार्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। अब हमें निकालना है मैग्निफिकेशन का फार्मूला। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला निकालने के लिए अब हम इसको रब कर देते हैं। मैग्निफिकेशन का फार्मूला निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैग्निफिकेशन का फार्मूला, तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज, इमेज नीचे है, नीचे वाले जो होते हैं वो नेगेटिव लेते हैं, माइनस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी ऊपर है तो पॉजिटिव लेंगे ए बी। तो मैग्निफिकेशन हो गया माइनस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी विच कैन ऑल्सो बी रिटन फ्रॉम हियर इज इक्वल टू माइनस पी एफ अपॉन बी एफ। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकल रहा है। अब माइनस पी एफ है आपका माइनस एफ और बी एफ है आपका यू माइनस एफ।
माइनस के u माइनस एफ। तो ये फार्मूला सॉल्व करके आ रहा है एफ अपॉन एफ माइनस यू। तो मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला ये निकल के आ गया एफ अपॉन एफ माइनस यू। और फार्मूले देखते हैं मैग्नीफिकेशन के और कैसे निकल सकते हैं। एफ अपॉन एफ माइनस यू एक फार्मूला आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, काम आएगा। अब देखिए मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला और देखते हैं, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू 1 अपॉन एफ होता है। तो सपोज मैं इसे मल्टीप्लाई कर लूँ u से, u अपॉन वी प्लस 1 इज इक्वल टू यू अपॉन एफ। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा u अपॉन वी इज इक्वल टू यू माइनस एफ अपॉन एफ। तो f अपॉन एफ माइनस यू की जगह वैल्यू रख दें, v अपॉन यू आ गया यहाँ से f अपॉन यू माइनस एफ। तो इसमें और इसमें केवल माइनस साइन का फर्क है। तो मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला और निकलाया माइनस वी बाई यू। तो इन फार्मूलों के बेसिस पर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे या न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं हम इसके। अच्छा, अब एक बात आपको याद रखनी है, मैग्नीफिकेशंस अगर नेगेटिव आ जाए तो इमेज बनेगी रियल, और मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव हो जाए तो इमेज बनेगी वर्चुअल। यानी अगर आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ जाए तो वहाँ पर रियल इमेज बनेगी, और मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ जाए तो वर्चुअल इमेज बनेगी। या अगर रियल इमेज बन रही है तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी, और वर्चुअल इमेज बन रही है तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। और मैं ये पहले ही बता चुका हूँ, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ एफ ऑफ कॉनकेव आपको नेगेटिव लेनी होती है, और एफ और कॉन्वेक्स आपको पॉजिटिव लेनी होती है। इस बात को मैं आपको समझा भी सकता हूँ, कि ऐसा क्यों करते हैं। देखिए इसको क्यों करते हैं, क्या फ़ायदा है, लर्न कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। जैसे ये कॉनकेव मिरर है, लाइट रे गई पैरेलल, फोकस से निकलेगी, तो फोकस इसका यहाँ है। अब लाइट का डायरेक्शन ये है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव माना जाएगा। और डिस्टेंस हमेशा पोल से नापने होते हैं। जब हम पोल से फोकल लेंथ नापेंगे, इधर चलेंगे, फोकस की तरफ चलेंगे, तो हम लाइट के अपोजिट चल रहे हैं, इसलिए इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं। दूसरा केस देखिए, कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखिए, कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, लाइट ऐसे जाती है, ऐसे चली जाती है। तो ये जो है ये पॉइंट जो होता है ये फोकस होता है। तो ये लाइट के डायरेक्शन में ही है, क्योंकि पोल के संग चलेंगे फोकस की तरफ। तो वी आर ट्रेवलिंग इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। जब हम लाइट के डायरेक्शन में चलते हैं तो फोकस की वैल्यू जो होती है, फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। समझ में आ गया क्यों लेते हैं पॉजिटिव। अच्छा, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव रियल इमेज क्यों लेते हैं। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज नीचे बन रही है तो माइनस ए डैश बी डैश लेंगे, और ऑब्जेक्ट ऊपर है तो ए बी लेंगे। तो ये सॉल्व करके ये वैल्यू आएगी कैसी, नेगेटिव। तो रियल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि इमेज नीचे बन रही है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, और भी कई तरीके हैं समझने के लिए। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है माइनस वी अपॉन यू। इसी वाले एग्जाम्पल में देखें, v की वैल्यू नेगेटिव है, u की वैल्यू नेगेटिव है, तो सॉल्व करके मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो इसीलिए रियल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन नेगेटिव लेंगे, और वर्चुअल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव लेंगे। तो आपको फार्मूले याद होने चाहिए। एक और फार्मूला भी ड्राइव कर सकता हूँ जो कभी कभी काम आता है, पर काम तो कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए ये वाला फार्मूला भी आप ड्राइव कर लें। 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू 1 अपॉन एफ होता है। सपोज मैं इसे v से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो v अपॉन वी प्लस वी अपॉन यू इज इक्वल टू वी अपॉन एफ। तो v अपॉन यू की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है v अपॉन एफ माइनस 1। तो v अपॉन यू की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है v माइनस एफ अपॉन एफ। तो मैग्नीफिकेशन था माइनस वी अपॉन यू। मैग्नीफिकेशन क्या था,
माइनस वी अपॉन यू, तो माइनस साइन लगाएंगे तो ये आ जाएगा एफ माइनस वी अपॉन वी एफ। तो इस तरीके से आपने मैनिफिकेशन का फॉर्मूला वी के टर्म में ड्राइव कर लिया, मैनिफिकेशन का फॉर्मूला आपने यू के टर्म में ड्राइव कर लिया, और मैनिफिकेशन का फॉर्मूला तुमने वी और यू दोनों के ड्राइव कर लिया। तो मैग्निफिकेशन के 3 फॉर्मूले हो गए, माइनस वी अपॉन यू, दूसरा हो गया एफ अपॉन एफ माइनस यू, और तीसरा हो गया एफ माइनस वी अपॉन एफ। ये 3 फार्मूले मैग्निफिकेशन के आपके काम आएंगे, तो ये 3 फार्मूले आप याद कर लें, ठीक है।